वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो थ्योरी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एक थ्योरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% मिलने वाला है आपके अपने एग्जाम्स मिड टर्म में या फिर आपके फाइनल टर्म में। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज अभी तक जितना भी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसमें ये पहला चैप्टर है जहां पर आपको अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स दिखने वाले हैं, स्पेशली इन द book of microeconomics. So let's begin with the topic without wasting the time. So next is elasticity of demand, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज क्या है, क्या फर्क है इन दोनों में। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फर्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जहां लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड में एक एस्पेक्ट रह जाता है, वो ये है कि कितना परसेंटेज अगर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है और उसका कितना इंपैक्ट हमारे डिमांड क्वांटिटी डिमांड पर आ रहा है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पता चलता, ठीक है। मींस अगर हमारा जो प्राइस है 1 या 2 रुपए डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड पे कितना इंपैक्ट आएगा वो हमें थ्योरी ऑफ डिमांड नहीं बताता। वो सिर्फ क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ। बट एंड ऑन द अदर हैंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें ये पूरा पता चलेगा कि हाँ प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रहा है या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना घटा या बढ़ा और उसका डिमांड पर क्वांटिटी डिमांड पर कितना असर आया कि हमने कितनी क्वांटिटी इंक्रीज करी है या कितनी डिक्रीज करी है, ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इलास्टिसिटी का एक सिंपल सा एक चीज समझ लो। इलास्टिसिटी मींस क्या होगा, इलास्टिक। इलास्टिक जैसे हम लोग इलास्टिक बैंड्स को स्ट्रेच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितनी फोर्स के साथ इसको पुल कर रहे हैं तो वो स्ट्रेच हो रहा है, और एक हैंड रिलीज किया तो वो वापस अपने सेम पोजीशन पर आ जाता है। सिमिलर इज द केस विद प्राइस एंड डिमांड। अगर हम प्राइस को कितना डाउन कर रहे हैं या कितना अप कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, ये हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या कहती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि उसने कितना रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड मतलब चेंज हुआ। अगर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है तो उसने डिमांड को कितना रिस्पॉन्ड किया, कितना डिमांड चेंज हो रही है। और इसका जो थ्योरी है, जो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति हैं, वो है एल्फ्रेड मार्शल। ही इज द पर्सन हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ change in elasticity or price elasticity of demand. ये first economics थे to formulate the concept of price elasticity of demand as the ratio of relative change in quantity demand to a relative change in price. So main thing is that the ratio of a relative change in quantity demand due to change in a price, मतलब quantity demand में कितना change हो रहा है, प्राइस में कितना चेंज हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ। A relative measure is needed to show that change in different measures can be compared। मतलब relative measure मतलब कि हमारा प्राइस में जो डिफरेंस हो रहा है उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस हो रहा है, उन दोनों को मेजर करना जरूरी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानने के लिए। दिस रिलेटिव चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइसेस मेजर्ड बाय द परसेंटेज चेंजेस। और इन दोनों में जो भी चेंज होगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। तो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी, जब हम लोग कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हम इसको लिखते हैं ईडी। क्या लिखते हैं, ईडी। और इसको क्योंकि यहाँ पे क्या है इसकी डिफाइन कि हमें परसेंटेज में दिखाना है, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मैंने लिखा है क्यूडी क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये पूरा आपने दोबारा से लिख दूं तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी
डिमांड, ठीक है, एंड दिस इज द साइन ऑफ चेंज। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यही बात हमारी डेफिनेशन में भी लिखी है, क्या अ रिलेटिव मेजर इज नीडेड so that changes in different measures can be compared. These relative changes in demand and measured by percentage changes. Okay, अभी ये वाला जो हमारा मेथड है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है हमारा नेगेटिव साइन। क्लियर? अब ये नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है, क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड वो बताता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये वाला जो साइन है माइनस का, ये जो माइनस का साइन है वो इसी चीज को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड विल डिक्रीज। सो माइनस साइन इज वेरी मच नीडेड। आपका जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें जब ये मेथड लिखेंगे, अगर उसमें आपका नेगेटिव साइन मिसिंग है तो आपका पूरा मेथड गलत माना जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है आपने, क्या कि जब ये हम मेथड लिखें, ये पूरा मेथड जब हम लिखेंगे तो इसमें हमने नेगेटिव साइन जरूर देना है, इसके बिना आपका मेथड गलत हो जाएगा। जस्ट बिकॉज अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन, सो इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये दर्शाता है कि प्राइस और डिमांड में दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 तरीके की इलास्टिसिटीज होती हैं। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक, नंबर 2 परफेक्टली इनइलास्टिक, नंबर 3 इलास्टिक, नंबर 4 मोर देन इलास्टिक एंड नंबर 5 लेस देन इलास्टिक। ये 5 तरीके की इलास्टिसिटीज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो और अपनी नोटबुक जरूर साथ में लेकर बैठो, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको साथ के साथ नोट करते रहें। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हमारे पास में सबसे पहले क्या आया, हमारी जो जितनी भी टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज हैं उनको सबको एक एक करके पढ़ने का हमारे पास आ चुका है टाइम। और पहली हमारी है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक को हम शो करते हैं ED इक्वल्स टू इंफिनिटी। कैसे शो करेंगे परफेक्टली इलास्टिक को? ED इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब ED इक्वल्स टू इंफिनिटी क्या है, तो इसका एक डिफाइन है, वो ये है कि एट अ सेम प्राइस, अब सेम प्राइस को हम और क्या लिख सकते हैं, एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग मतलब एक जो प्राइस उस समय मार्केट में ऑन गोइंग है। सपोज कोई चीज 10 रुपए की है तो वो 10 रुपए की मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर? एट द सेम प्राइस या एट अ प्रिवेलिंग प्राइस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी can be increased। एक सेम प्राइस पर हम उस क्वांटिटी, उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इफ देयर इज स्लाइटली increase in the price, the demand may fall to 0। तो ये इसकी डिफाइन है। अब इसमें क्या हुआ है कि अगर एक सेम प्राइस चल रहा है तो हम उस पे उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन अगर हल्का सा भी प्राइस इंक्रीज होता है उस कमोडिटी का तो हम उसकी डिमांड को बिल्कुल 0 ले आएंगे। अब इसके ना कुछ गुड्स के एग्जांपल हैं, कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज होती हैं, तो उसका एग्जांपल नंबर 1 क्या है, अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है, कोई एक मोबाइल फोन है। नंबर 2
ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ डिओड्रेंट। अब हुआ क्या कि आप एक फोन लेने जा रहे हैं, सपोज करो आपको एक 25,000 रुपीज का एक फोन चाहिए, लेकिन आप जब गए कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के पास कि भाई मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये फोन 25,000 में चाहिए, और मिल भी रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी भाई साहब ये जो है 28,000 का है, 30,000 का है, आपको ये इसको नीचे नहीं मिलेगा, इस प्राइस से नीचे। तब आप क्या करोगे, आप उस कॉमोडिटी को छोड़ दोगे, आप दूसरे पे चले जाओगे, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड मोबाइल को छोड़कर आप दूसरा मोबाइल ले लोगे। तो जिस मोबाइल फोन के लिए आप गए थे, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि आपने नहीं खरीदा। ठीक है, इसी तरीके से पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ डिओड्रेंट, सपोज कोई डिओड्रेंट आपको 190 रुपीज का मिल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, आप उस प्रिवेलिंग प्राइस पर, इस पर आपने एक भी ले सकते हो, दो डिओड्रेंट भी ले सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर इसका प्राइस इंक्रीज होकर हो गया सपोज 210 रुपए, तो आप क्या कहोगे, यार 190 में तो और भी अच्छे मिल जाते हैं, तो चलो मैं वो वाला क्यों ना ले लूं। तो आपने दूसरे को तो बढ़ा दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कमोडिटी को आपने क्या किया, जीरो, क्लियर। और इसका एक और चीज है, कौन सी गुड्स में हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, वेयर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सॉरी सब्स्टिट्यूट के स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, एक सेकेंड, वेयर the substitute goods are available, जहां पर उस कॉमोडिटी के सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं, आप उस कॉमोडिटी में, मतलब उस प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है, क्योंकि आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप वो वाला पर्टिकुलर ब्रांड ना लेकर दूसरे पे चले जाओ। ठीक है, सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट पे चल सके। जब भी जरूरत हो आप इसको नोट कर लेना, जैसे भी आपको मौका मिले इसको लिखो जरूर, बिना लिखे चलोगे तो आपको बार बार ये चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज perfectly inelastic, perfectly inelastic, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्टली इनइलास्टिक, इसको हम बोलते हैं ED इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है आपने, वेदर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ पे ये हो गया इंक्रीज और डिक्रीज, द डिमांड ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, मतलब चाहे उस कमोडिटी के प्राइस बढ़े या घटे, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, आप उसको बढ़ा भी नहीं रहे और उसको कम भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये कैसी कमोडिटी होती है, इनको हम बोलते हैं नेसेसिटी गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स मतलब आपकी जरूरत की चीजें। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्कूल यूनिफॉर्म। अब आपकी स्कूल यूनिफॉर्म सपोज 2,000 रुपए की आती है। ठीक है, तो आप 2,000 रुपए में आप कितने पेयर ऑफ यूनिफॉर्म ले रहे हैं, 2 पेयर, पैंट शर्ट ट्राउजर, मतलब आपको 2 पेयर सफिशिएंट होते हैं, आपने वो ले लिया। लेकिन अब आपको पता चला है कि यार अब जो है इसके प्राइस डाउन हो गए हैं, अब वही सेलर आपको वही सेम यूनिफॉर्म 1500 की दे रहा है, तो क्या आप ये कहोगे कि भाई मेरे तो सारे घर के कपड़े बदल दो, मैं तो अपने पार्टी वियर्स भी यही पहन के जाऊंगा स्कूल यूनिफॉर्म, बिकॉज ये बहुत सस्ता हो गया। तो ऐसा तो केस नहीं होता। तो आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट थी, कि प्राइस कम भी हो गया तो आपने उसको एक्स्ट्रा नहीं लिया, आपने उसकी कांस्टेंट डिमांड रखी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, अगर ये टेक्स्ट बुक सपोज आपको 20% जो एक नॉर्मल डिस्काउंट है 10 या 20% अगर उसमें मिल रही है, तो आप उसमें कितनी टेक्स्ट बुक लोगे, एक ही लोगे, या जिस सब्जेक्ट की भी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स है 2 है या 3 है तो उसकी उतनी ही लोगे ना। अगर आपके वो टेक्स्ट बुक पे डिस्काउंट बढ़ गया, सपोज वो 40% हो गया,
तो क्या आप क्या कह रहे हो भाई मेरे पास तो इकोनॉमिक्स की 2 किताबें हैं, स्टैट्स और माइक्रो, मैं तो 6 लूंगा। क्यों लूंगा 6? क्योंकि 40% हो गया, डाउन हो गया, तो मेरे को तो भाई डिमांड चाहिए। लेकिन ऐसा तो केस नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, उसकी उतनी ही क्वांटिटी को डिमांड करोगे जितनी की आपकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा थोड़ा ना लोगे। क्लियर? इसी तरीके से आपके पास आती है मेडिसिन, दवाइयां। तो दवाइयों में भी यही केस है। अगर आप बीमार हो रहे हो, आप फीवर हो गया, आपको डॉक्टर ने बोला जाके भाई ये वाली मेडिसिन ले लो। सपोज वो 10 रुपए की एक मेडिसिन, एक गोली 10 रुपए की आ रही है। आपने कहा यार मेरे को तो बुखार है, आप मेरे को 10 रुपए की एक गोली दे दो। डॉक्टर ने कहा 3 लेनी है, तो 30 रुपीज हो गए। तो वो केमिस्ट बोलता है आपको कि नहीं भैया, आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है, आप 3 गोली के साथ 3 और एक्स्ट्रा ले लो, तो आपको 30 में 6 मिलने हैं। तो आप क्या कहोगे, हाँ यार दे दे, मैं तो 2 खा लूंगा, कल भी खा लूंगा, परसों भी खा लूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपकी ये वाली जो कॉमोडिटी है, ये कैसी है कि जितनी आपका ये अगर प्राइस बढ़ भी गया तो ऐसा नहीं कि आप कम खरीदोगे, और प्राइस डिक्रीज हो गया तो ऐसा नहीं कि आप ज्यादा खरीदोगे। तो ये कैसा रहेगा, आपकी चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें ये 3 एग्जांपल बिल्कुल सही है, स्कूल यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और आपकी लाइफ सेविंग मेडिसिन, जिसमें आपको बार बार रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। नंबर 3 पर है हमारे पास ED इक्वल्स टू 1, और 4th पे है हमारे पास ED ग्रेटर देन 1, एंड द 5th वन इज ED लेस देन 1। हम ये तीनों केसेस एक साथ पढ़ेंगे, ED लेस देन 1। ठीक है। अब ED इक्वल्स टू 1 क्या होता है? ED इक्वल्स टू 1 का मतलब है द डिमांड चेंजेस at an equal ratio of price, change in price। ठीक है। सपोज प्राइस और डिमांड लिखते हैं फटाफट। प्राइस था 10, डिमांड थी 100। अब प्राइस कम हुआ 5 रुपए, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, विद द डिक्रीज इन प्राइस द डिमांड शुड इंक्रीज। तो हमने डिमांड इंक्रीज कर दी 150। ठीक है। अब जब ये 150 हुआ तो आप ये देखो 10 से 5 पे पहुंचे, मतलब 50% डिक्रीज इन द प्राइस। और 100 से 150 क्या हुआ, डिमांड तो इंक्रीज हुई है, तो ये भी कितना हुआ, 50%। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, दोनों चीजें चेंजेस एट द इक्वल रेशियो। मतलब अगर प्राइस भी 50% चेंज हो रहा है और हमारी क्वांटिटी डिमांड भी 50% इंक्रीज हो रही है, तो ये होता है हमारा ED इक्वल्स टू 1। ये दोनों एक बराबर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस ज्यादा बढ़ गया या घट गया और डिमांड उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। जितना प्राइस चेंज हुआ उतनी ही डिमांड में चेंज आया। क्लियर? तो दैट इज ED इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ED ग्रेटर देन 1। इट शोज दैट demand changes more than change in price। डिमांड क्या है, वो प्राइस से ज्यादा चेंज हुई है। क्लियर? सो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। अब हमारे पास में प्राइस हो गया और डिमांड हो गई। प्राइस कितना है 10, फिर ये कम हुआ 5। अब डिमांड कितनी हो रही है, डिमांड हमारे पास पहले 10 रुपए पे कितना था, 100। अब क्या हुआ है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, तो डिमांड इंक्रीज होकर हो गई 180। ठीक है। अब यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, यहाँ चेंज आया 50% का, लेकिन यहाँ 50% से ज्यादा चेंज हुआ, मोर देन 50%। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ED ग्रेटर देन 1। कि अगर हमारा प्राइस 50% डाउन हो रहा है बट डिमांड इससे, इस रेशियो से 50% से ज्यादा रेशियो पे बदल रही है, सो दैट इज नोन एज elasticity greater than 1। okay, so next one ED less than 1, it is also very easy to understand। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर क्या कहता है, the demand changes less than change in price। सपोज यहाँ प्राइस लिखा, यहाँ डिमांड लिखा हमने। अब क्या होगा कि अगर हमारा प्राइस पहले 10 था
हम 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, प्राइस चेंज होकर हो गया 5, अब डिमांड बढ़नी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितनी डिमांड हुई 150, इधर भी बढ़ी है 180, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे डिमांड को इंक्रीज करेंगे, लेकिन डिमांड इंक्रीज हुई है ओनली 120, तो प्राइस तो हुआ कितना डाउन 50%, कितना 50% डाउन हुआ, लेकिन डिमांड उसके अकॉर्डिंगली कम इंक्रीज हुई। प्राइस तो हुआ 50% डाउन, लेकिन डिमांड उसके अकॉर्डिंग कम इंक्रीज हुई है, सो इट इज नोन एज ईडी लेस देन 1, लेस देन यूनिट या लेस देन 1। क्लियर? तो एक बारी और इसको देख लेते हैं। ईडी इक्वल्स टू 1 क्या है कि जितना प्राइस चेंज हुआ उसी सेम रेशो पे हमारी डिमांड चेंज हुई, मतलब 50% अगर प्राइस चेंज हुआ है तो डिमांड भी 50% हुई है। अगर ईडी ग्रेटर देन 1 क्या है कि डिमांड प्राइस तो चेंज हुआ 50%, लेकिन डिमांड 50% से ज्यादा बढ़ गई, तो ये हो गया हमारा ईडी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट वन इज ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 क्या है कि प्राइस तो 50% से जा रहा है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो 50% से भी कम इंक्रीज हुई। डिमांड इंक्रीज तो ही है बट लेस देन द परसेंटेज रेशो ऑफ प्राइस। क्लियर? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि जब भी आप रिवाइज करने बैठो तो आप इस पिक्चर के थ्रू पढ़ सको। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास एक इसका अब आएगा लाइन ग्राफ। क्या आएगा? लाइन ग्राफ। कैसे बनेंगे इनके डायग्राम? अब ये जो 5 हमारे पास इलास्टिसिटीज आई हैं, इन पांचों के हमारे डायग्राम कैसे बनेंगे? तो नंबर 1 हमारे पास कौन सा था? ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब अगर स्लाइटली इंक्रीज भी हो रहा है इलास्टिक, सॉरी, if there is slightly increase in the price the demand may fall to 0। ठीक है, तो वहां पे कैसे बनेगा डायग्राम? अब ये देखो, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया, एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये क्या है? प्राइस है। जब हम इसकी डेफिनेशन कर रहे थे तो वहां पर क्या लिखा था? एट द प्रिवेलिंग प्राइस या एट द सेम प्राइस, और जब हम प्रिवेलिंग या सेम प्राइस कह रहे हैं तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इस पे हम अपने डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं Q1, और हम इस पे डिमांड इंक्रीज करते जा रहे हैं। वेयर एज जब हम कह रहे हैं कि इंफिनिटी, तो हमारा जो डिमांड है वो यहाँ पे रहेगा इस पॉइंट पर। इफ देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन द डिमांड, अगर हल्का सा भी प्राइस में इंक्रीज होता है, इफ देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड मे फॉल टू 0। मे फॉल टू 0 क्या है? मे फॉल टू 0, हम इसको 0 कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्राइस है और यहाँ हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास आती है कौन सी इलास्टिसिटी? ईडी इक्वल्स टू 0। ईडी इक्वल्स टू 0। अब इसका जो हमने डिफाइन पढ़ा था पीछे, वो क्या डिफाइन था? वेदर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, वेदर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड रिमेन कांस्टेंट, डिमांड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डिमांड क्या होगी? हमारी कांस्टेंट। तो डिमांड कांस्टेंट कैसे शो करेंगे ग्राफिकली? तो ये हमारा y और x एक्सिस हो गया, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है, ये हमारी फर्स्ट प्राइस है, ये प्राइस हो गया। अब क्या दिखाना है हमने, क्या शो करना है? प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ये प्राइस इंक्रीज है P1। ठीक है, और फिर हमने क्या शो करना है? प्राइस डिक्रीज हो गया, तो ये हो गया हमारा प्राइस डिक्रीज P0। तो वेदर प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज, जो हमारी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। हम स्कूल यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, मेडिसिन, सॉल्ट, शुगर, जो नेसेसिटी आइटम्स हैं वो हम कांस्टेंट रख के चलते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरीके से है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड दैट इज पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट वन जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट इज ईडी इक्वल्स टू 1। ईडी इक्वल्स टू 1
ED इक्वल्स टू 1, तो हमने ये लाइन डायग्राम बना दिया। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल सा एक लाइन डायग्राम जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का था वो बना दो, तो ये हो गया हमारा ED इक्वल्स टू 1। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, क्या, ED इक्वल्स टू 1 का, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का था। ठीक है, इसमें कोई गुड्स की लेना देना है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज जितना हम लोगों का प्राइस डिक्रीज हुआ उतना ही हमारा क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ है। क्लियर? अब हमारे पास आता है क्या, ED ग्रेटर देन 1। ये भी बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो, तो ये हमने बनाया x और y एक्सिस। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि प्राइस 50% डाउन हुआ लेकिन डिमांड उससे ज्यादा बढ़ गई। तो फर्स्ट प्राइस ये था, सेकंड प्राइस हमारा 50%। अब जब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक, अब ये 50% हमारा प्राइस डाउन हुआ है लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा बढ़ गई है। तो अब जब हम इन दोनों डॉट्स को इंक्लूड करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा डायग्राम आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ED ग्रेटर देन 1। ED ग्रेटर देन 1। अब इसमें क्या आएगा, ED ग्रेटर देन 1 में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली क्या है, इट इज मोर फ्लैटर towards x axis, ये x की तरफ ज्यादा ऊपर की ओर है, x की तरफ ज्यादा फ्लैटर है। तो जब फ्लैटर होता है तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट है हमारा कौन सा, ED लेस देन 1। ED लेस देन 1। अब ED लेस देन 1 कैसे ड्रॉ होगा उसको देखते हैं फटाफट। कि यहाँ पर हमने प्राइस बनाया, x एक्सिस और y एक्सिस बनाया, सॉरी दोबारा से कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ED लेस देन 1 और इसको ड्रॉ करने के लिए हम y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और इसमें प्राइस लाइन और अगेन क्वांटिटी डिमांड को देखते हैं। तो प्राइस ये है पहला, फिर दूसरा 50% पे और यहाँ पे ये क्वांटिटी थी। अब क्या हुआ, प्राइस तो क्या रहा है 50% लेकिन डिमांड उसके अकॉर्डिंगली कम इंक्रीज हुई है। तो ये कम इंक्रीज हुई, जब हम इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं दोबारा बनाकर दिखा देता हूँ। ED लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट हमने फटाफट से y एक्सिस और x एक्सिस को ज्वाइन किया। यहाँ पे हमने प्राइस लाइन, ये प्राइस, ये 50% हो गया, ये क्वांटिटी 1 और ये क्वांटिटी 2। पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लो, फिर इधर। ठीक है, और जब हम इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये नीचे, तो ये क्या हो रहा है, ED लेस देन 1। इसका मतलब, इसको याद करने का बहुत सिंपल है, मोर फ्लैटर टूवर्ड्स y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पांचों इलास्टिसिटी का डायग्राम ड्रॉ हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बारी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ये अगर x के बिल्कुल पैरेलल है तो वो परफेक्टली इलास्टिक है, y के पैरेलल है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, मिडल में है तो ED इक्वल्स टू 1, मोर फ्लैटर ऊपर की ओर है, ED ग्रेटर देन 1। अगर मोर फ्लैटर टू y है तो क्या है, ED लेस देन 1। क्लियर, ED लेस देन 1। तो अब हमारे पास में ये पांचों डायग्राम हो गए हैं। अब इनको याद कैसे करें, हम इनको कैसे रिमाइंड करें कि ये हमारे को इजीली याद हो सके हमेशा के लिए। तो एक रूलर आपके पास होता है, स्केल जिसको हम बोलते हैं, वो स्केल आपके पास है, सभी के पास में आपके घर में होता है। तो ये सपोज हमारा रूलर है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है तो ये कौन सा हो गया, ED इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर हम इसको थोड़ा सा भी नीचे की ओर करेंगे इतना, तो ये आ गया आपका ED ग्रेटर देन 1। थोड़ा सा और नीचे लेके जाएंगे 45 डिग्री एंगल पर, ED इक्वल्स टू 1। और अगर हम और इधर कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ED लेस देन 1। और ये अगर स्ट्रेट हो जाता है y एक्सिस के तो ये हो गया हमारा ED इक्वल्स टू 0। तो ये पांचों की पांचों जो हमारी इलास्टिसिटीज हैं वो एक रूलर के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरे पास पेन है, ये स्ट्रेट है, ED इंफिनिटी, हल्का सा इसको इधर किया
तो ईडी ग्रेटर देन 1, और इधर करेंगे 45 डिग्री एंगल पे ईडी इक्वल्स टू 1, और फ्लैटर टूवर्ड्स करेंगे ईडी लेस देन 1, और सीधा कर दिया तो ईडी इक्वल्स टू 0। तो ये पांचों इलास्टिसिटीज आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रूलर, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब इन्हीं पांचों इलास्टिसिटीज को हम एक ही लाइन डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। ऑल इलास्टिसिटीज ऑन वन लाइन ग्राफ, एक ही लाइन ग्राफ पर, क्लियर। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। हमने सीधा एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन नीचे जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे इस लाइन का मिड पॉइंट देख लो, ये हमारा मिडल पॉइंट है, ये हो गया हमारा ईडी इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये हो गया आपका ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसका सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो हो गया आपका ईडी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास दो इलास्टिसिटीज रह गई। अब यहाँ पे और इन दोनों के बीच का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बीच का मिड पॉइंट है वो हो जाएगा आपका ईडी ग्रेटर देन 1, और जो लास्ट में हमारे पास रह जाएगा वो हुआ कौन सा, एक सेकंड पेन चेंज करता हूँ। अगर हम ये दोनों का लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो ये हुआ, ये हो गया हमारा ईडी लेस देन 1। तो एक ही लाइन डायग्राम पर हम पांचों इलास्टिसिटीज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल हो, इसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कि आपको ये एक लाइन डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, क्लियर, लाइन ए और ये बी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी लाइन डायग्राम, कौन सा जो आपका डिमांड ग्राफ है उस पे हाईएस्ट इलास्टिसिटी है। तो ये वाली हो जाएगी आपकी ईडी इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका ईडी लेस देन 1, और आपने सिंपल सा एक आंसर सबके लिए है, विच इज द डिमांड कर्व, which is more flatter towards x एक्सिस, ठीक है। वो कर्व जो ज्यादा x एक्सिस की तरफ क्या है, फ्लैटर है, ठीक। अगर हमसे पूछा जाएगा ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी और ईडी इक्वल्स टू 0 में कौन सा ज्यादा फ्लैटर है, तो आप बताओगे ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी में। दूसरा केस, अगर ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी और ईडी ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली ईडी इक्वल्स टू 1 में मोर इलास्टिक हो गया, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी इक्वल्स टू 1 में, तो ये वाला, बिकॉज सबका आंसर यही है, मोर फ्लैटर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। और ईडी इक्वल्स टू 1 और ईडी लेस देन 1, तो ये वाले में ज्यादा है, बिकॉज इट इज मोर फ्लैटर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ न्यूमेरिकल्स को। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, रिमेन हेल्दी एंड बी कनेक्टेड। थैंक यू।